अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड। एक और छोटा सा स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन आपने करना हो प्रीवियस के बारे में, आप कर सकते हो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। ओके जी, आज का जो स्टैंडर्ड है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम पहले लेते हैं और देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड किस हवाले से है और क्या है। देखिए, अकाउंटिंग में अभी तक जितने स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं वो रूल्स और रेगुलेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, क्राइटेरिया वगैरह हमें बता रहे होते हैं। ये उन स्टैंडर्ड्स में से ऑपरेटिंग सेगमेंट IFRS 8 जो किसी रूल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये उन स्टैंडर्ड्स में से है जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। यानी इस स्टैंडर्ड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। ठीक है, यानी आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हिडन फॉर्म में होती है। मैं बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सेगमेंट्स की बात हो रही है, किसी भी बिजनेस के अंदर बेशुमार सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट कैन बी बेस्ड, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड में भी, सेगमेंट कैन बी बेस्ड ऑन अ geographical area, it can be based on product nature of product, even it can be based on divisions. जैसे एक सुजुकी कंपनी है। अब सुजुकी कंपनी की जो सेगमेंट्स हैं, कुछ डिविजन्स में आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, जिसमें एक सेगमेंट उसका कार है। अब कार्स में भी इनके दो किस्म के हैं, एक सिंपल आप कह लें कि नॉन लग्जरी कार और लग्जरी कार्स। इसी तरह मोटरसाइकिल सेगमेंट्स भी है इसमें, जो मोटरसाइकिल्स बना रही है, इसके पार्ट सेगमेंट्स भी हैं, तो सिर्फ पार्ट्स बना रहे हैं। इसके अलावा और भी सेगमेंट्स हैं जिसमें एक हम इलेक्ट्रिक जैसे जनरेटर्स वगैरह भी ये बना रही है। मैं एक और लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जितने भी आपके सामने सेगमेंट आए हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे मैं सुजुकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो मैं कार, मोटरसाइकिल, पार्ट्स और जनरेटर की अलग-अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कंपनी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 12, 15, 20 सेगमेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है वो समराइज्ड होती है, यानी एज अ होल कंपनी की होती है। अब अगर यूजर ये देखना चाहता है कि किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, कार्स की क्या परफॉर्मेंस है, मोटरसाइकिल की क्या परफॉर्मेंस है, क्या इसकी परफॉर्मेंस साल में बेटर हुई है या कम हुई है, वो हमें इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिलती। तो IFRS 8 जो है वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है डिस्क्लोजर्स के बारे में, कि आपने किन सेगमेंट्स को डिस्क्लोज करना है और किन सेगमेंट को डिस्क्लोज नहीं करना है। इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सेगमेंट्स हैं, कुछ इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे, ये वो सेगमेंट्स हैं जिनको आपको बाकायदा IFRS 8 के थ्रू रिपोर्ट करना है, और एक नॉन रिपोर्टेबल, और क्या क्या चीज डिस्क्लोज करेंगे और नेचुरली इसी स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यू दिया है इस स्टैंडर्ड के बारे में कि ये स्टैंडर्ड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, अब जरा स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। दिस वन, इसका कोर प्रिंसिपल देख लेते हैं इस स्टैंडर्ड का। The entity shall disclose information to enable users of its financial statement to evaluate the nature and financial effects of business activities in which it engages and the economic environment in which it operates. So ये बेसिस इसका कोर प्रिंसिपल है जो अभी मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर, इसका जो बेसिक एम है
सिर्फ ये है कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना उनके यूजर्स के लिए, ठीक है, ताकि वो उसको इवेल्युएट कर सकें। देखें कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी यूजर होता है, उसके अपने डिसीजंस होते हैं और डिसीजन बेस कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन पर। तो अब कुछ इंफॉर्मेशन अगर हाइड हो तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन लेने में उसको डिफिकल्टी आ सकती है। ऑल द डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, तो लिहाजा उसको इवेल्युएट करने में आसानी हो जाती है स्टैंडर्ड के थ्रू कि उसकी नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है और बिजनेस एक्टिविटीज इन विच इट एंगेज, यानी कि वो उन एक्टिविटीज में जिसमें वो खुद काम कर रहा है, ठीक है, या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है। This one is the objective which is written in the standards, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में जो हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अब इसमें वो लिखते हैं IF8 requires quoted companies। अब ये जरूरी है कि ये उन कंपनीज के लिए है जो quoted कंपनीज है। quoted कंपनीज क्या होती है? आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि एक कंपनी होती है प्राइवेट और पब्लिक। जब पब्लिक कंपनीज होती हैं, ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है quoted कंपनीज या लिस्टेड कंपनीज। ये लफ्ज शायद आपने देखा हो, लिस्टेड, और एक अनकोटेड कंपनी जिसको अनलिस्टेड कंपनी भी है। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट के साथ लिस्टेड हों, ठीक है, उसको हम कोटेड कंपनी का नाम देते हैं। तो ये पहली बात तो है कि ये डिस्क्लोजर सिर्फ कोटेड कंपनीज के लिए है, टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसको जो कि स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है अगले स्लाइड्स में हम सीखेंगे। In order to allow users of the financial statements to gain a better understanding of the company's financial position and performance, ठीक है, यानी बेसिकली IFRS जो है वो रिक्वायर करता है कोटेड कंपनीज जो है वो अपने जितने भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरह डिस्क्लोज करे कि जिसके थ्रू जो आपका यूजर है वो उसकी फाइनेंशियल, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है IFRS का। अदरवाइज इसमें कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि ये स्टैंडर्ड पे इस पे एसेट पे अप्लाई होगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कोटेड कंपनीज के लिए ये जरूरी है। अब स्कोप भी देख लें, स्कोप में भी वही चीज नजर आएगी कि segment reporting is required for an entity whose debt or equity is quoted on a public securities market, ठीक है। ये वर्ड पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट के अगर ब्रैकेट में स्टॉक मार्केट में लिख दिया, दुनिया के अंदर जो है ना ये पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट स्टॉक मार्केट के अलावा भी होती है। एक और मार्केट होती है जिसको कहते हैं EIM, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट, ठीक है, वो भी पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट में आती है, यानी हर वो मार्केट जो जहां पर पब्लिक जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स बाय और सेल कर सके, ठीक है, और उनकी प्राइसेस वहां पर कोट होती हैं, तो उसको हम पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में देखें तो हमें ज्यादा स्टॉक मार्केट नजर आती है। एंड आल्सो एंटिटीज दैट आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड। अच्छा, अब इसमें फर्दर इसने ऐड कर दिया स्कोप में, इसमें वो एंटिटीज भी शामिल हैं जो कि इस प्रोसेस में है कि वो कोटेड होगी, अभी कोटेड हुई नहीं है लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड। जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन दे चुके हैं, उस वक्त ये आप उस कंपनी के लिए भी ये IFRS 8 का डिस्क्लोजर देना जरूरी है अगर ईयर एंड आ चुका है। In the group accounts only consolidated segment information need to be shown, ठीक, अभी हमने ग्रुप अकाउंट तो शुरू नहीं किया, लेकिन जब ग्रुप अकाउंट आएंगे वहां पर माइंड में हम रखेंगे कि ग्रुप अकाउंट्स के अंदर सिर्फ एक कंपनी का सेगमेंट नहीं देखना, बस एज ए ग्रुप हमने सेगमेंट इंफॉर्मेशन शो करनी, ठीक है। और अक्सर जो है ना कंसोलिडेशन में सेगमेंट सब्सिडीज होती हैं, डिफरेंट सब्सिडीज डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, वही उनके मेन सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये इसकी मेन डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसमें तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल सिंपल कहें तो यानी ऐसा, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे, यानी ऐसा आपका सेगमेंट जो बिजनेस
उसको रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं और उस पर एक्सपेंसेस भी इनकर हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसके ऑपरेशंस है वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है एक अथॉरिटी जिसको नॉर्मली डिसीजन मेकर कहते हैं। वो हर कंपनी के अंदर डिफरेंट हो सकता है और उसकी और उस सेगमेंट की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सेपरेटली अवेलेबल हो, हम उसको अलग हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली उसकी कंडीशन है। अब जरा डिटेल में भी देख लेते हैं। वो कह रहा है इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एक्टिविटी। कंपोनेंट का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा है, ये कोई सेपरेट बिजनेस नहीं है, ठीक है। दैट एंगेजेस इन द बिजनेस एक्टिविटीज, दैट एंगेजेस इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू। नंबर वन, कि वो रेवेन्यू अर्न कर रही हो एंड इनकर expenses, including revenue and expenses relating to transaction with other components of the same entity। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई दफा ऐसा होता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को भी सेल कर रहा होता है, ठीक है। वन सेगमेंट इज सोल्ड टू अदर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कार मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग और साथ में पार्ट्स, ये तीन सेगमेंट मैंने आपके सामने लिखे। अब पार्ट्स जो है ऑब्वियसली मार्केट में भी सेल होते हैं, लेकिन पार्ट्स जो है वो इनको भी दिए जाते हैं ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सके, असेंबलिंग करते हुए हम इसको यूज कर सकें। तो इसलिए इसमें इंटरनल रेवेन्यू भी होता है, इंटरनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रहे होते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन मीन एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इसलिए इंक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम एंटिटी, ठीक है। इसके अंदर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी शामिल। नंबर बी, whose operating results are regularly reviewed। देखिए एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक ऐसा आपका सेगमेंट जिसको आप बहुत ज्यादा बिजनेस में इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, सेगमेंट बना हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा उसको रिव्यू नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा नहीं देख रहे, उस सेगमेंट को हम जैसे बाय प्रोडक्ट्स नेचर होती है, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे जो सेगमेंट जो कि आपका मेन रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, उसको रेगुलरली रिव्यू करने की जरूरत भी नहीं होती। रेगुलरली रिव्यू भी उसी को करते हैं जो आपका मेन सेगमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत सी बड़ी कंपनीज जो है, लाइक मैं एग्जांपल दूं आपको ऑडी की, ऑडी कार्स जो बनाती है, ये ग्रुप है बहुत बड़ा। अब इसका जो बेसिकली मोर देन 75% रेवेन्यू जो है तो सिर्फ उसका एक ब्रांड से है, एंड दैट ब्रांड इज नॉन ऑडी। इसके अलावा भी ब्रांड्स है, लैम्बोर्गिनी भी है, फिर इसके अलावा इसके अंडर वो भी आ जाते हैं, मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाती है। लेकिन मेजर अब 75% सिर्फ एक ऑडी जो है वो कंपनी का नाम भी है, ऑडी एक ब्रांड का नाम भी है। तो एक ब्रांड से 75% अप्रोक्सीमेटली वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब आप इतना मेन रेवेन्यू अगर जनरेट कर रहे हो तो क्या इसको कोई रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहा होगा? डेफिनेटली रेगुलरली रिव्यू हो रहा होगा, ठीक है, by the entity's chief operating decision maker। Chief operating decision maker, this can be a CEO, the person can be COO, chief operating officer कहते हैं, chief executive officer, ठीक है, to make decision about resources to be allocated to the segment and assess its performance। यानी जो उसके डिसीजन ले रहा हो कि रिसोर्सेज को, इस सेगमेंट के रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है और इसकी परफॉर्मेंस को कैसे असेस करना है, ठीक है। सो दो चीजें हो गई अभी तक। नंबर एक, ऐसा सेगमेंट जो आपका रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा है, एक्सपेंसेस भी जनरेट करके दे रहा है। नंबर टू, कि उसका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है उस पर डिसीजन, उसको रेगुलरली रिव्यू भी कर रहा है, उस पर डिसीजन भी ले रहा है। और तीसरा, फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यानी जब भी मुझे उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन चाहिए उस सेगमेंट के बारे में मुझे अवेलेबल हो, क्योंकि याद रखिएगा जहाँ डिसीजन मेकर रेगुलरली रिव्यू कर रहा होता है वहां पर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है कि वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट होंगी। Otherwise, if there is no information, there can be the decision cannot be taken. Decisions are purely based on information, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें कुछ रिपोर्टेबल होंगे, कुछ नॉन रिपोर्टेबल। अब आ जाए रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। इन सेगमेंट्स को
डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिखता है कि एंटिटी शेल, अभी इसका जो रूल है वो अगले पैराग्राफ में आएगा। एंटिटी शेल रिपोर्ट सेपरेटली इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट, यानी वो कह रहा है कि आप हर सेगमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। has been identified in accordance with para 5 to 10 or result from aggregate 2 or more of those segments accordance with para 12, ये अभी हम पढ़ेंगे। पैरा, खासतौर पर पैरा 12, इसमें सारा आपको थ्रेश होल्ड दिया हुआ है। एंड एक्सीड्स द क्वांटिटेटिव थ्रेश होल्ड इन पैरा 13, ठीक है। ये दो पैराग्राफ में वो आपका कवर होगा। इन शॉर्ट वेरी सिंपल, तो ये बता रहा है कि हर वो सेगमेंट जो इन पैराग्राफ्स में फॉल करेगा तो उस वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा, और उसके लिए एंटिटी के लिए मस्ट है कि वो उसको सेपरेटली इंफॉर्मेशन जो है वो शो करे, ठीक है। नॉट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर्स, इसलिए इसके डिस्क्लोजर्स लेंथी होते हैं। ये आ जाए जी एग्रीगेशन क्राइटेरिया। ये एग्रीगेशन से पीछे पिछली स्लाइड में प्रूव हुआ आपका, ये जो वर्ड यूज हुआ था ना एग्रीगेशन, देखा बाज़ कंपनी के बहुत ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं। अब कुछ सेगमेंट इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं उसको सेपरेट ना भी किया जाए, एग्रीगेट कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमें दी हैं, किनको हम, किन रिपोर्टेबल सेगमेंट को हम जो है बेसिकली एग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लिख रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट often exhibit similar long-term financial performance if they have similar economic characteristics। ये सर डिफाइन कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर जो कि बेसिकली जिनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम हो, उनके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल similar long-term average gross margin of two operating segments would be expected if their economic characteristics were similar। यानी अगर उस प्रोडक्ट, उस सेगमेंट के, उस डिवीजन के ऑपरेटिंग जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, वो एग्जांपल दे रहा है, तो उनका जो लॉन्ग टर्म ग्रॉस मार्जिन है वो भी तो ऑलमोस्ट सेम होंगे। सो टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट मे बी एग्रीगेटेड इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट, यानी टू और मोर, दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को आप इकट्ठा करके एक सिंगल सेगमेंट बना सकते हैं if the aggregation is consistent with the core principle of IFRS। जो हमने core principle पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो, this one is the core principle, ठीक है, कि आप जो यूजर को इंफॉर्मेशन देंगे, तो लिहाजा कुछ पार्ट, कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स होते हैं जहाँ आप अलग करने की जरूरत नहीं होती, आप इसको कंबाइन करके भी ले सकते हैं। अब जैसे अभी पार्ट्स की बात हो रही थी, तो पार्ट्स के अंदर भी तो कई सेगमेंट्स हो सकते हैं, कई किस्म के पार्ट होते हैं, इसमें कई कैटेगरीज होती हैं पार्ट्स की। इलेक्ट्रिक पार्ट्स अलग होते हैं आपके, ठीक है, इसी तरह ऑयल वगैरह सेपरेट होता है, वो भी पार्ट्स का हिस्सा आ जाता है। तो ये पार्ट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं और जितने भी स्मॉल सेगमेंट्स हैं उनको एक मेजर सेगमेंट में एग्रीगेट कर देते हैं, उनके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ IFRS, the segment have similar characteristics and segments are similar in the following respect। ये उसने गाइडलाइन दी है 5, बल्कि 4 है, 5 तो उसने सिंपल हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दी है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो नेचर है वो आपकी यानी सिमिलर नेचर की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जनरल आइटम्स, आप ये मैं फूड इंडस्ट्री में आता हूँ, जनरल आइटम्स में बेशुमार जनरल आइटम्स, ठीक है। अब इनमें से इसके भी कई सेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर नेचर की है उसको एक सेगमेंट के अंदर आप कर सकते हैं, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, या ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे जो कि एक ही जिनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, उनकी जो नेचर है उसके अंदर सिमिलैरिटी, ठीक है। The type of class of customer for their products and services, यानी जो आपकी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल की जा रही है, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी टाइप, उनकी क्लास जो है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखती हो। मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और प्रोवाइड देयर
सर्विसेज, यानी अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए जो मेथड यूज करें, मेथड वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होना चाहिए। और लास्ट वो लिखता है इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ये पहला उसने बड़ा क्लियर लिखा है, इफ एप्लीकेबल, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटी, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिन पर जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अप्लाई होता है वो सिमिलर नेचर का है, ठीक है, तो उसको हम एग्रीगेट कर सकते हैं। ये सारा जजमेंट बेस है, इसकी बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन हुई स्टैंडर्ड के अंदर, और ये सब जजमेंट बेसिस पे मैनेजमेंट कैन इज इन अ पोजीशन, बेस्ट पोजीशन टू मेक अ जजमेंट कि कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्रीगेट किया जाए। क्वेश्चन के हद तक कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं होती कि हम उसको, वो हमें दे और हम इसको कंबाइन कर लें, ठीक है, वो हमें गिवन होता है। ये अब आपका सबसे अहम है, पूरे का पूरा स्टैंडर्ड इन 2 पैराग्राफ पे आपका मौजूद है। कैलकुलेशन सिर्फ इतनी सी, आपने जो चेक करना है कि कौन से ऐसे हैं जो रिपोर्टेबल हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन रिपोर्टेबल है। ये थ्रेशहोल्ड हमें ये बताएगा कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टेबल नेचर के और कौन से नॉन रिपोर्टेबल। तो ये 3 कंडीशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज अभी से बता दूं, अगर कोई भी एक सेगमेंट एक कंडीशन को में फुलफिल होता है, ये 3 कंडीशन नजर आ रही है, एक कंडीशन में फुलफिल होता है, एनी ऑफ द कंडीशन या थ्रेशहोल्ड, किसी भी थ्रेशहोल्ड को वो फुलफिल करता है तो वो रिपोर्टेबल है, और अगर नन ऑफ द थ्रेशहोल्ड करता है तो नॉन रिपोर्टेबल। अगर किसी भी थ्रेशहोल्ड को ये नहीं करता तो वो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, एंटिटी शैल रिपोर्ट separately information about an operating segment that meets any of the following quantitative threshold, ठीक है, any of the, ये मैंने वर्ड पहले भी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया आपको। नंबर 1, it's reported revenue including sales to external customer and inter-segment sales of or transfers is 10% or more of the combined revenue internal and external of the all operating segment. This is a very important paragraph. ठीक है, आपका एक सेगमेंट है, सपोज किसी भी बिजनेस के अंदर ये सेगमेंट ए है और टोटल ए से लेकर सपोज जे तक हमारे सेगमेंट्स हैं। अब ए की सेल्स जो है ये 2 किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल सेल जो कि नॉर्मल बिजनेस में आप कस्टमर्स को कर रहे हैं, हम कहते थे एक एक्सटर्नल सेल 70 मिलियन रुपीस है और इसकी इंटरनल सेल जो है वो 5 मिलियन। इसी तरह मुख्तलिफ बी सी डी ई वगैरह जे। अब यहाँ पे एंड पे टोटल भी आ रहा होगा, ये टोटल वो सेल है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल है, इसमें तमाम सेगमेंट इंक्लूड है। अब टोटल जो सेल दी हुई है 600 मिलियन इंटरनल है और 100 मिलियन एक्सटर्नल। सो केयरफुली जरा इन वर्डिंग के मुताबिक मैं चलूंगा। वो कहता है इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू कौन सा, इंक्लूडिंग सेल्स to external customer and inter-segmental sale or transfer। पहले यहाँ पर रुकते हैं, मुझे पहले सेल बतानी है इस वर्डिंग के तहत। ये रिपोर्टिंग सेल है, इट्स रिपोर्टिंग सेल। इट्स का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स का मतलब ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ठीक है। यानी 75 मिलियन इसकी सेल है। इस 10% और मोर, ये कम से कम 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए किसका, combined revenue both internal and external of all operating segments। जितने ऑपरेटिंग सेगमेंट है उसका जब मैं टोटल करता हूँ ये 700 मिलियन होगा। इसका जो रेवेन्यू है इस सेगमेंट का, अगर वो 10% या उससे ज्यादा होता है टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू का, तो याद रखिएगा कि ये सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। अब देखिए, इसका सिंपल ये होता है कि मैं टोटल का 10% लूं, ये बनता है 70 मिलियन।
इन ₹70 मिलियन। अगर कोई भी सेगमेंट ए से लेकर जे तक, अगर इसमें किसी का टोटल इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू मिलाकर 70 या 70 से ज्यादा, इवन 70 को भी टच कर ले, दिस सेगमेंट इज नोन एज रिपोर्टिंग सेगमेंट। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अच्छा, दूसरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, the absolute amount of its reportable profit or loss. The absolute amount of its reportable profit or loss is 10% or more of the greater in absolute amount the combined reported profit of all the segments that did not report a loss and the combined reported loss of operating segments that reported a loss. ये वर्डिंग थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन बड़ी आसान है अगर इसको थोड़ा सा गौर किया जाए। वो ये कह रहा है कि आपका जो एब्सोल्यूट अमाउंट है उसके रिपोर्टेबल प्रॉफिट और लॉस, किसी भी सेगमेंट का एक रिपोर्टेबल प्रॉफिट होगा, या वो सेगमेंट प्रॉफिट में होगा या वो लॉस में होगा, उसका जो रिपोर्टेबल प्रॉफिट है या उसका रिपोर्टेबल लॉस वो कम से कम 10% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है मोर और ग्रेटर इन द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टू ऐसे सेगमेंट जिनका रिपोर्टेबल प्रॉफिट जो है वो उसका कंबाइंड प्रॉफिट, लेकिन जो उसमें वो सेगमेंट शामिल नहीं करने हैं जिस जो लॉस दे रहे हैं। यानी इन शॉर्ट, जितने प्रॉफिट सेगमेंट्स हैं उसको अलग कर लो, जितने लॉस सेगमेंट्स हैं उनको अलग कर लो, एक प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा सेगमेंट्स का, एक टोटल लॉस आ जाएगा सेगमेंट का, इनमें से जो ग्रेटर होगा उसका 10% होना चाहिए। तो मैं इसको आगे बढ़ने से पहले, ये सी पार्ट में जाने से पहले, इसके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक से मैंने ली, वो अगली स्लाइड पे पहले करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन। ये मैंने स्पेशली एग्जांपल यहाँ डाली कि ऑपरेटिंग सेगमेंट रिलेटिंग टू पार्ट बी, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी, इसको कैसे लिया जाए। ठीक है, एक मिनट सर है कि स्टूडेंट्स को मैं बता दूं क्लास हो रही है, ये पूछ रहे हैं कि क्लास आज नहीं होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जांपल में हमें वो कहता है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कोटेड कंपनी विथ 5 डिविजन्स ऑफ ऑपरेशंस। 5 डिवीजन, अभी देखें इसमें 5 डिवीजन है 1 से लेकर 5 तक। ये हमें इसमें से 4 सेगमेंट ऐसे हैं जो प्रॉफिट दे रहे हैं, 1 2 4 और 5। एक सेगमेंट 3 ऐसा है जो लॉस दे रहा है। अब इसको टोटल करें तो इसका टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये जैसे 110 और 40। वो कहता है विच वन ऑफ द डिविजन्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर IFRS 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये सिर्फ इसमें हम कौन सा लगा रहे हैं, पार्ट बी। ओके, अब वर्डिंग के मुताबिक करना क्या है, मैंने पहले ये करना है, जब भी एग्जाम में ये आपने ये पार्ट बी लगाना है तो सेगमेंट जो दिए होंगे उसको इस तरह अलग कर लेना है कि प्रॉफिट वाले सेगमेंट कौन से और लॉस वाले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं जरा दोबारा आ रहा हूँ पिछली स्लाइड में। ये लाइन देखिए, द कंबाइंड प्रॉफिट reported profits of all operating segments that did not report a loss। यानी मुझे उन तमाम सेगमेंट्स के प्रॉफिट को ऐड करना है जो कि जिसमें लॉस वाला शामिल ना हो। देखिएगा, मैंने नहीं लिया लॉस वाला, डिवीजन 3 लॉस में है, मैंने इसमें नहीं लिया, प्रॉफिट को अलग कर दिया। इसी तरह अगला देखिएगा, नंबर 2, द कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट रिपोर्टेड अ लॉस। यानी अब मुझे सिर्फ उन सेगमेंट को इकट्ठा करना है जो सिर्फ लॉस दे रहे हैं और उनका कंबाइंड लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही सेगमेंट है, ये आ गया। अब इनमें से विच एवर इज हायर, अब आप लोगों विच एवर इज हायर, इनमें से ज्यादा क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 110, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 110। ठीक है, अब
मैं रूल अप्लाई करूंगा पिछली स्लाइड के मुताबिक कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस वो 10% या ज्यादा होनी चाहिए। किसकी जो ग्रेटर अमाउंट है इन दोनों में से वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका अगर मैं 10% लूँ ये 11 आता है, इसका 10% 11 आता है। अब मुझे प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। अब देखिए डिवीजन ए आपको कितना प्रॉफिट दे रही है 10 मिलियन, ये 10% नहीं है, कम से कम कितना होना चाहिए 10। इट इज नॉट अ रिपोर्टिंग सेगमेंट। डिवीजन 2 आपको 25 का प्रॉफिट दे रही है जो कि यकीनन 10% से ज्यादा है। दिस वन इज रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसी तरीके से डिवीजन 3 हमें लॉस दे रही है 40 का, ये 40 की जो अमाउंट है ये भी इसका 10% से ज्यादा है, यानी कम से कम 11 होना चाहिए। अब ये अमाउंट मैंने प्रॉफिट से निकाली है, लेकिन जब अमाउंट निकल आई दिस अमाउंट शैल बी एप्लीकेबल टू प्रॉफिट्स एज वेल एज टू लॉस। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। और अगर आप देखें डिवीजन 4, डिवीजन 5, these are also known as reportable segment. इन वेरी सिंपल वर्ड्स जब मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो अब मैं ये कह सकता हूँ हर वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा जिसका लॉस या प्रॉफिट कम से कम 11 मिलियन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट इसमें आइडेंटिफाई कर लिया। ये छोटा सा एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमें देखना पड़ा। ओके, अब दोबारा मैं पिछली स्लाइड में आता हूँ। ये दो सेगमेंट हो गए। तीसरा, इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। बिल्कुल उसी तरह अब जैसे एक सेगमेंट बी है उसके टोटल एसेट्स हो गए, इसमें टोटल एसेट्स का वर्ड है, एसेट्स का, तो ये टोटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स इसके 700 मिलियन और जो ओवरऑल सेगमेंट्स हैं उनका अगर मैं टोटल करूं तो 8000 मिलियन है, ठीक है। तो अब ये 700 मिलियन और ये 8000 मिलियन, तो इसका अगर मैं 10% लूं तो 800 मिलियन आ जाता है। इसका मतलब हर वो ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसका टोटल एसेट कम से कम 800 मिलियन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। यहाँ पर बी को देखें तो बी का जो एसेट्स हैं वो 70 मिलियन 700 मिलियन है जो कि कम है 800 मिलियन से, तो ये इस थ्रेश होल्ड को पूरा नहीं करता, राइट। अच्छा, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये नॉन रिपोर्टेबल है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि फिर ए और बी को भी देखना पड़ेगा, यानी पहले ए फिर बी फिर सी। ऐसा सेगमेंट जो ए में भी फॉल नहीं करता, बी में भी फॉल नहीं कर रहा और सी में भी फॉल नहीं कर रहा। मसलन ये बी सेगमेंट ए में भी नहीं फॉल करता, बी में भी नहीं और सी में भी नहीं, तब मैं उसको नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट कहूंगा। किसी एक में अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो मैं इसको फिलहाल नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट का नाम नहीं दे सकता। इससे आगे देखें, ऑपरेटिंग सेगमेंट that do not meet any of the quantitative threshold may be considered reportable। इधर वर्ड क्या है, may be। अब जैसे ये बी, सपोज हम अज्यूम करते हैं ये ए की कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता, बी भी नहीं कर रहा और सी भी नहीं, तो ये नॉन रिपोर्टेबल हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये मीट नहीं भी करता तो तब भी रिपोर्टेबल हो सकता है और सेपरेटली डिस्क्लोज हो सकता है if management believes that information about the segment would be useful to the user of financial statement। अगेन जजमेंट आ गई। अगर तो ये मैनेजमेंट ये थिंक करती है कि बेशक ये रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन रहा अंडर IFRS 8, तो लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन जरूरी है यूजर को देना, तो बिल्कुल आपको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अभी वो एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की। अब ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का फर्दर आ गया। जब ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है फिर हमें ये देखना होता है इस कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है
रिपोर्टेड रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट, ये जरा देखिएगा। तो लिख रहा है इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, अब बड़ा क्लियर लिखा हुआ है वर्ड एक्सटर्नल, अब इंटरनल शामिल नहीं है। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू reported by a operating segment constitute less than 75% of the entity's revenue, यानी वो तमाम सेगमेंट्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं पिछले थ्रेशोल्ड में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को लगाकर जितने भी सेगमेंट आपके आए हैं, उन तमाम का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो कम से कम 75% ऑफ द एंटिटीज टोटल रेवेन्यू होना चाहिए। और अगर मैं कह रहा है अगर लेस देन 75% है तो फिर क्या करना है, एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट शैल बी आइडेंटिफाइड, फिर हमें एक और ऑपरेटिंग सेगमेंट लेकर आना है और उसको आइडेंटिफाई करना है एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, यानी अब एक ऐसा सेगमेंट को लेकर आना है जो कि आपका यकीनन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, even if they do not meet the criteria of paragraph 30, until at least 75% of the entity's revenue is included in the operating segment. इस पैराग्राफ को बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, यानी आपके पास टोटल सेगमेंट है ए, बी, सी, डी, ई, 5 सेगमेंट है। अभी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं ले रहा, मैं बस सिर्फ लिखूंगा रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल, ठीक है। ये उसका रेवेन्यू है सेल्स चीज, और ये सिर्फ इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। एक्सटर्नल हम अज्यूम कर रहे हैं है ही नहीं अभी भी होती है। ए की जो सेल है वो 60 मिलियन, बी की सेल 250 मिलियन है, सी की सेल 150 मिलियन है, डी की सेल 20 मिलियन है और ई की सेल 30। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम प्लस करें 460, 480, 510 बनती है अमाउंट, यानी टोटल सेल्स रेवेन्यू 10। अच्छा अब जिस वक्त हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं, सर रेवेन्यू वाला लगा रहा हूँ ए वाला, तो इसका 10% कम से कम रेवेन्यू होना चाहिए। इसका मतलब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये दो नॉन रिपोर्टेबल। अब जो रिपोर्टेबल सेगमेंट इनको हम टोटल कर लेते हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो आ जाता है 460। अब इसको देखते हैं कि कितने परसेंट है अगेंस्ट टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का। अगर हम इसको कैलकुलेट करें इस परसेंटेज में तो 460 डिवाइडेड बाय 510 into 100 which is 90.1%, 90%। और वो थ्रेशोल्ड क्या कह रहा है कि जो if the total external revenue reported by operating segment is constitute less than 75, ये less than 75 नहीं है, that's okay। लेकिन अब less than 75 का हम एग्जांपल अगर ले, वो तो वैसे अगले स्लाइड पे मैंने डाली हुई है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अगर फर्ज करें कि 460 आता है और भी सेगमेंट्स हैं और इसका टोटल जो है वो 700 आता है टोटल रेवेन्यू। अब अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ 46 divided by 70, that is 65.71। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी सेगमेंट रिपोर्टेबल है उसका रेवेन्यू इस